The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. क्वांटम केमिस्ट्री के इस कोर्स के अंदर अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। स्टार्टिंग के अंदर हम लोगों ने सारा बेसिक वाला पार्ट पढ़ा, जिसके अंदर आप लोगों ने कम्यूटेटर को पढ़ा, हर्मेटिसिटी को पढ़ा, आइगन वैल्यू को पढ़ा, नॉर्मलाइजेशन को पढ़ा और प्रोबेबिलिटी को पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, और पोस्टुलेट्स के अंदर आपके पास 4 मॉडल्स हैं जिनकी स्टडी आप लोग करते हो विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। अभी तक आप लोग पार्टिकल एंड बॉक्स मॉडल को पढ़ चुके हो। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। रेडियल वाला पार्ट आप लोग कंप्लीट कर चुके हो। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था एंगुलर वाला पार्ट लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is a lecture number 28 of quantum chemistry. Previous lectures नहीं देखे हैं तो देख लो, तभी आपको quantum chemistry समझ में आने वाली है। देखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर जाना है। वहाँ पर आपको quantum chemistry की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से ऑन करना, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने यहाँ पर quantum chemistry कवर की है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एंगुलर पार्ट फॉर हाइड्रोजन एटम, और हमने कहा था कि आप लोग हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, रेडियल वाला पार्ट और एंगुलर वाला पार्ट। रेडियल वाला पार्ट आपका कवर हो चुका है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था एंगुलर वाला पार्ट, और उसके कोरस्पॉन्डिंग लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एस ऑर्बिटल के लिए एक पोलर ग्राफ भी बनाया था। तो लास्ट क्लास के अंदर एक कमेंट आया है कि आपको पोलर ग्राफ समझ में नहीं आया है। मैंने आपसे कहा था कि गूगल के ऊपर जाकर पोलर ग्राफ की कोई भी पिक्चर देख लो, अलग होता है। बाकी जो हम लोग ग्राफ यूज करते हैं उस ग्राफ से थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर आपके पास एंगल्स भी होते हैं। तो पोलर ग्राफ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इस टाइप के पास क्या होता है, कोई पोलर ग्राफ होता है। अब यहाँ पर आपके पास क्या होता है, एक एक्सिस के ऊपर आपके पास कुछ वैल्यूज होती है, जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई है 1 2 3 4, इस टाइप की वैल्यूज होंगी। और दूसरी एक्सिस के आपके पास क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं, जिसको आप लोग यहाँ पर साइड में दिखा सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास क्या है, 0 डिग्री, इधर आपके पास क्या होगा 15 डिग्री होगा, इधर क्या होगा 30 डिग्री होगा, इधर आपके पास क्या होगा 45 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री के ऊपर जो भी वैल्यू आपके पास होती है, यहाँ से आप लोग क्या करते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, और जो भी आपके पास वैल्यू होती है उसको आप लोग नोट कर लेते हो। तो इस तरीके से आपको अपने पोलर ग्राफ को स्टडी करना है। मैंने जो लास्ट क्लास के अंदर मैंने कहा था कि जो आप लोग वाई एक्सिस के ऊपर क्या लेते हो, अपने वाई एक्सिस के ऊपर अपने थीटा को लेते हो, और एक्स के ऊपर क्या लेते हो, आप लोग फाई को लेते हो। एक बार में हम लोग सिर्फ थीटा को ड्रॉ कर रहे हैं, तो फाई वाला पार्ट मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ थीटा वाला पार्ट मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हम लोगों ने वहां पर क्या लिया था, वाई के ऊपर अपने लोगों ने क्या लिया था, अपना थीटा को लिया। तो मैं क्या करता हूँ, इस ग्राफ को हल्का सा पहले तो मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। अब हमारा यहाँ पर क्या आ गया है, आपका जो वाई एक्सिस यहाँ पर क्या आ गया है, थीटा इक्वल टू 0 आ गया है। उसके बाद आपके थीटा की लिमिट कहां से कहां तक थी, 0 से पाई तक के लिए। तो वो कैसे इंक्रीज होगा, 0 से वो इंक्रीज होता हुआ कहां पर जाएगा, 90 तक जाएगा, और 90 के बाद वो कहां तक जाएगा, आपके पास यहां पर 180 तक जाएगा। अब उसके बाद 180 से बड़ी उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहां पर तो आपके पास पोलर ग्राफ के अंदर क्या होते हैं, आगे के एंगल होते हैं 195 डिग्री 210 डिग्री। लेकिन हम लोग यहां पर क्या करेंगे, वापस से 180 से क्या कर देंगे, इसको यहां पर डिक्रीज करना शुरू कर देंगे। जैसे कि यहां पर 165, यहां पर क्या हो जाएगा, पास 165 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास यहां पर एंगल डिक्रीज होते वापस से कहां पहुंच जाते हैं, वो 0 पर पहुंच जाते हैं। यहां पर पास क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इस तरीके से आप लोग अपने थीटा की रिप्रेजेंटेशन करते हो किसी भी पोलर ग्राफ के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर पोलर ग्राफ को ड्रॉ किया था। कुछ आपका यहाँ पर जो ग्राफ आया था वो कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ निकल कर आया था, राइट। इस तरीके से आप लोगों ने ग्राफ बनाया था। ये ग्राफ कैसे बना है, अगर आपको उसमें दिक्कत है तो आज हम लोग कुछ ऑर्बिटल कोरस्पॉन्डिंग फिर से ग्राफ बनाएंगे, तो वहां से आपका ये वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो पोलर ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का होता है, और इसी के ऊपर ही हम लोग क्या बनाने वाले हैं, अपने बाकी सभी ऑर्बिटल का भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। तो इस ग्राफ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास को। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दिया था कि आप लोग अपने y10 को नॉर्मलाइज करो, उसके बाद उसका क्या कर दो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दो। तो यहां पर ही मैंने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर ही लिखा हुआ है, नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन y20 दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 cos स्क्वायर थीटा -1। इनकी वैल्यूज आप लोग याद कर चुके हो। एंड प्लॉट द ग्राफ बिटवीन y20 वर्सेस थीटा। तो नॉर्मलाइज करना तो बहुत आसान है, आपको पता है कैसे करते हैं उसे। तो नॉर्मलाइज आप लोग खुद कर लेना, उसके कांस्टेंट की जो भी वैल्यू आती है उसको याद करने की जरूरत नहीं है।
है, पेपर के अंदर आज तक पूछी नहीं गई है। अगर आगे पूछी जाएगी तो वहां पर आप लोग उसको वहीं पर ही कैलकुलेट कर लेना, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने लिखा हुआ है ट्राई टू डू नॉर्मलाइज योरसेल्फ। नॉर्मलाइज करना आपको आता है, कांस्टेंट की जो भी वैल्यू आती है याद करना चाहो तो रख लो, अच्छी बात है, याद हो गई तो। अगर नहीं होती है तो मत करना, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शन चाहिए था। मान लीजिए आपके पास जो भी कांस्टेंट आता है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, n बोल रहा हूँ। तो इक्वेशन आपके पास तैयार है, इस कांस्टेंट का कोई भी रोल तो होता है नहीं ग्राफ बनाने में, तो अगर इसको निकालूंगा नहीं तो भी मेरा काम चल जाएगा, मैं ग्राफ को प्लॉट कर सकता हूँ। तो फंक्शन आपके सामने है y20 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू में 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इस कांस्टेंट की वैल्यू जरूर निकाल लेना, नॉर्मलाइज कर जरूर देखना, राइट। उसके बाद आपको ग्राफ बनाना, तो आपको वही चीजें देखनी होती है कि आपका फंक्शन मैक्सिमा कब होने वाला है, जीरो कब होने वाला है, और उसके बाद मिनिमा कब होने वाला है। इस तरीके से आप लोग अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैक्सिमम वाली कंडीशन से। तो आपका जो y20 है ये मैक्सिमम कब होगा, जब आपके पास ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, यानी कि 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ये मैक्सिमम कब होगा, जब आपका cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। और cos स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब आपका cos थीटा क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 के स्क्वायर की भी क्या होगी आपके पास, 1 ही वैल्यू होगी। इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है, प्लस का 1 हो सकती है। cos थीटा क्या हो जाएगा, रूट का 1 हो जाएगा, और रूट के 1 को आप लोग क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस 1 भी लिख सकते हो, आपको रूट खोलना है तो। जैसे कि 2 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 4 होता है, और माइनस 2 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा, 4 ही होगा। तो अगर आप लोग 4 का रूट लोगे तो आपको यहां पर 2 भी लिखना पड़ेगा और माइनस 2 भी लिखना पड़ेगा। अभी तक जहां पर आप लोग यहां पर माइनस वाली वैल्यू को नहीं लेकर चलते थे, वहां पर माइनस वाली वैल्यू को आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन यहां पर आप लोग नेगेटिव वाली वैल्यू को भी एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आपका जो cos थीटा होता है वो -1 होता है cos 180 डिग्री पे, यानी कि जब आपका थीटा क्या हो जाए, पाई हो जाए। और पाई जो है वो आपका कहां पर है, बाउंड्री कंडीशंस के अंदर ही है। इसका मतलब पाई को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, इसका मतलब माइनस की वैल्यू को भी आपको यहां पर लेकर चलना पड़ेगा। तो 0 के ऊपर क्या होगा, +1 होगा, पाई के ऊपर क्या होगा, -1 होगा। इसके बाकी के जो एंगल्स होंगे वो आपके पास 0 से पाई की लिमिट से बाहर होंगे, तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम तो आप लोगों ने निकाल लिया कि मैक्सिमम अब कहां ऊपर होगा। उसके बाद देख लेते हैं कि आपका जो y20 है ये आपका 0 कहां पर होगा। ये 0 कब होगा, जब आपका 3 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि cos थीटा क्या हो जाए, √1/3 हो जाए। अगर मैं इसको खोलूंगा तो आपका cos थीटा क्या हो जाए, ±1/√3 हो जाए। और ये जिस थीटा के ऊपर होता है उसकी डायरेक्ट वैल्यूज आपको यहां पर याद करनी है। थीटा इक्वल टू 55 डिग्री पे क्या होता है, ये +1/√3 होता है, और थीटा इक्वल टू 155 डिग्री के ऊपर क्या होता है, -1/√3 होता है। और ये आपके पास क्या निकलते हैं, नोट्स निकल कर आते हैं। आप लोग देखते हो कि जहां पर भी आपका फंक्शन 0 होता है, जिस भी डिस्टेंस के ऊपर उसका r 0 था, वहां पर आपके पास क्या था, रेडियल नोट था। तो यहां पर जहां पर थीटा 0 होने वाला है उसके ऊपर आपके पास क्या होने वाला है, एंगुलर नोट्स आने वाले हैं। थीटा 0 नहीं, जिस थीटा के ऊपर आपका पूरा फंक्शन 0 होगा उस थीटा के ऊपर पास क्या होने वाले हैं, यहां पर नोट्स होने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इन दोनों थीटा के कोरस्पोंडिंग आपके पास क्या है, फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। इसका मतलब यहां पर आपके पास क्या आएंगे, नोट्स आएंगे। और एंगुलर वेव फंक्शन के कोरस्पोंडिंग जो नोट्स होते हैं आप लोग क्या बोलते हो, एंगुलर नोट्स बोलते हो। रेडियल फंक्शन के कोरस्पोंडिंग क्या बोलते हो, रेडियल नोट बोलते हो। दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, आपके पास टोटल नोट्स बन जाएंगे। तो उसी तरीके से हम लोग क्या बनाने वाले हैं, आगे जाकर अपनी शेप्स ऑफ ऑर्बिटल को भी बनाने वाले हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो मिनिमम कब हो सकता है। तो आपका फंक्शन मिनिमम कब होगा, जब आपका 3 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। और ये आपका मिनिमम कब होगा, जब आपके पास ये जो cos स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू क्या निकल जाए, आपकी सिर्फ और सिर्फ cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 निकल जाए। तो आपका cos स्क्वायर थीटा 0 कब होगा, जब आपका cos थीटा 0 होगा, यानी कि आपका थीटा क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। cos 3π/2 भी 0 होता है, लेकिन 3π/2 आपकी बाउंड्री कंडीशन से बाहर हो जाएगा, तो उसको आप लोग इंक्लूड नहीं करोगे। ऐसे ही आप लोग आगे वाले एंगल्स को इंक्लूड नहीं करोगे। तो मैक्सिमा आ गया है, मिनिमा आ गया है, और आपके नोट्स भी आ गए हैं कि आपका फंक्शन 0 कहां पर होगा। अब यहां से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको निकालना है कि आपका मैक्सिमम फंक्शन किसके बराबर होगा, तो आप लोग क्या करो, जिस थीटा के कोरस्पोंडिंग आपकी वहां पर मैक्सिमम वैल्यू निकल रही थी उस थीटा की वैल्यू को यहां पर पुट कर दोगे तो आपके पास मैक्सिमम फंक्शन निकल कर आ जाएगा। जो मैक्सिमम निकलेगा क्या निकलेगा, 2 × में n निकलेगा। n आपको कैसे निकालना है, फंक्शन को नॉर्मलाइज कर निकालना है। और जो मिनिमम वैल्यू आपके पास निकलेगी वो आपके पास क्या निकलेगी, जैसे ही थीटा को पुट करोगे तो ये निकल जाएगी -n। फंक्शन को आपको निकालना है, आपको नॉर्मलाइज करके यहां पर n की वैल्यू को निकालना है। तो n की वैल्यू निकल जाएगी तो आपके पास फंक्शन भी निकल कर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अब आपके पास यहां पर जो पोलर ग्राफ है वो किस तरीके का आपको यहां पर बनाना है। तो यहां पर मैंने ली हुई है अपनी x एक्सिस और y एक्सिस, और मैंने लिया हुआ यहां पर सबसे पहले थीटा इक्वल टू 0 नीचे की तरफ। उसके बाद आपका क्या हो रहा है, एंगल यहां पर इंक्रीज हो रहा है। आप लोग कहां तक पहुंच जाओगे, थीटा इक्वल टू 90 पे। फिर आपका एंगल फिर से इंक्रीज होगा, कहां पहुंच जाओगे, थीटा इक्वल टू 180 के ऊपर। उसके बाद आपका एंगल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और नेगेटिव के साथ, और आपका एंगल डिक्रीज होते कहां पहुंच जाएगा, थीटा इक्वल टू -90 के ऊपर पहुंच जाएगा। और उसके बाद वो कहां चला जाएगा, वापस से 0 के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने सारे लेबल्स तो कर लिए पोलर ग्राफ के ऊपर। आपके पास
पास फंक्शन भी है, आपको ये भी पता है कि आपका फंक्शन किस थीटा के ऊपर मैक्सिमा होने वाला है, किसके ऊपर जीरो होने वाला है, किसके ऊपर वो मिनिमा होने वाला है। और कैसे वो बिहेव करेगा, वो कोस के फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि आपका फंक्शन क्या है, y20 बराबर होता है n कुछ कांस्टेंट के बराबर इनटू में 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 के बराबर। तो फंक्शन के पास यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, और 3 भी क्या होता है, कांस्टेंट है। यानी कि जिस तरीके से cos स्क्वायर थीटा वेरी करता है उसी तरीके से आपके फंक्शन का ग्राफ भी वेरी करने वाला है। और cos स्क्वायर थीटा बिल्कुल cos थीटा की तरह ही वेरी करता है, और cos थीटा ग्राफ आपके पास कैसा होता है, वेव लाइक होता है। तो उस तरीके से आप लोगों ने क्या निकाल ली, सारी की सारी मैक्सिमम कंडीशन में निकाल ली है, मिनिमा भी निकाल लिया है, और आप लोगों ने जीरो वाली भी देख ली, यानी कि नोड कहां आएंगे वो भी आप लोगों ने देख लिया है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को यहां पर पुट करते हुए आपको अब चलना है। तो आपको पता है कि जब आपका थीटा जो 0 डिग्री का होगा उस टाइम पे आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमा होगी। तो आप लोगों ने यहां से उसको स्टार्ट कर दिया, अपने फंक्शन को आप लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हो, राइट। उसके बाद वो कोस की तरह वेरी करेगा, जैसे जैसे आपका जो थीटा है वो इंक्रीज होगा उसकी तरह वो कैसे वेरी करेगा, कोस की तरह वेरी करेगा, और एक थीटा के ऊपर आकर वो क्या हो जाएगा, पहले जीरो हो जाएगा। और सबसे पहले वो थीटा इक्वल टू 55 डिग्री के ऊपर जाके क्या होने वाला है, वो जीरो होने वाला है। तो मान लीजिए जैसे वो कहां पहुंचा, थीटा इक्वल टू 55 पहुंचा होगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। यानी कि यहां पर आकर उसको सबसे पहले क्या मिल जाएगा, पहला नोड मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग अपने एंगल को 55 से इंक्रीज करके कहां लेकर जाओगे, 90 तक लेकर जाओगे। लेकिन यहां पर फंक्शन क्या होने वाला है, वो नेगेटिव के अंदर होने वाला है, नेगेटिव के साथ आएगा, क्योंकि आपका फंक्शन मैक्सिमा से जीरो हो गया। अब क्या होगा, वो मिनिमा की तरफ जाएगा। यानी कि जो अगली वेव आप लोग बनाओगे, आप लोग कैसे बनाने वाले हो, नेगेटिव के साथ बनाने वाले हो। ये आप लोग कैसे बना रहे थे, पॉजिटिव के साथ में बना रहे थे। उसके बाद आप लोग अपने एंगल को इंक्रीज करते हुए जाओगे और 125 डिग्री के ऊपर जाकर वापस से वो क्या हो जाने वाला है, जीरो हो जाने वाला है। तो आपका ग्राफ कैसे जाएगा, कोस की ग्राफ की तरह वेव लाइक में जाएगा, और यहां पर आके वापस से वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन यहां पर कंडीशन कैसी चल रही है, नेगेटिव ही चल रही है, किसमें हो, मिनिमा वाली साइड में हो। उसके बाद जैसे ही आपका एंगल बढ़ेगा, अब आपके पास क्या आने वाला है, मैक्सिमा आने वाला है। यानी कि आप लोग कहां जा रहे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो। तो आप लोग क्या करोगे, अपने यहां पर निकलते हुए वेव की तरह ग्राफ को लेकर जाओगे, लेकिन आपके पास कैसा हो जाने वाला है, ये पॉजिटिव हो जाने वाला है। और क्योंकि आपका कोस थीटा बराबर होता है कोस ऑफ माइनस थीटा के, तो आप लोग बोल सकते हो कि आपका ग्राफ माइनस थीटा के, यानी कि जब आपका थीटा नेगेटिव के अंदर होगा तब भी आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से ही जाएगा। यहां पर क्या रहेगा, प्लस रहेगा, यहां पर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, यहां पर क्या आ जाएगा, वापस से प्लस आ जाएगा। तो बेसिकली जो आपका ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का ही दिखेगा जैसा मैंने यहां पर बनाया हुआ है। ये लोग कैसे रहेगी, पॉजिटिव, ये कैसे रहेगी, नेगेटिव, ये कैसे रहेगी, पॉजिटिव। और बेसिकली ये शेप नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका ओरिएंटेशन कैसा है स्पेस के अंदर। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, यहां से आ सकते हैं कि जो आपके पास यहां पर नोड बन रहा है, क्या आपको यहां पर कोई प्लेन देखने को मिल रहा है जिसके अंदर नोड होने वाला है, या फिर आपको कोई कोन शेप दिखने वाली है। बेसिकली आपको यहां पर दो क्या देखने को मिलेगी, नोडल कोन देखने को मिलेगी। जैसे कि 125 डिग्री के ऊपर और माइनस के 125 डिग्री पर क्या हो रहा है, आपका फंक्शन जीरो हो रहा है, तो आपको यहां पर एक कोन टाइप की शेप देखने को मिल जाएगी। एक आपके पास यहां पर रहेगी और एक आपके पास कहां रहेगी, नीचे रहेगी। तो यहां पर जो आपके पास नोट्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, कोन्स की फॉर्म के अंदर आ रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। वहां पर पास कैसा आ रहा था, y10 में पास कैसा आ रहा था, एक प्लेन आ रहा था, लेकिन यहां पर पास क्या आ रहा है, कोन्स आ रहे हैं। तो इन चीजों को आपको याद रखना, यहीं से आपके फीचर्स बनेंगे जिनको आपको याद रखना है, और वहीं से आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे कि y10 के अंदर आपके पास l की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो आपके पास क्या थे, एक ही एंगुलर नोड आया था जो कि एक प्लेन की फॉर्म के अंदर था। y20 के लिए आपके पास l की वैल्यू क्या थी, 2 थी, और यहां पर आपके पास क्या निकल कर आ रहे हैं, दो एंगुलर नोड निकल कर आ रहे हैं जिसकी वैल्यू क्या है, कोन के फॉर्म के अंदर। यानी कि अगर आपके पास l की वैल्यू 3 होगी तो आपके पास क्या होना चाहिए, 3 एंगुलर नोड्स होने चाहिए। अगर आपके पास l की वैल्यू 4 होगी तो आपके पास क्या होने चाहिए, 4 एंगुलर नोड होने चाहिए। यानी कि आपके पास जो नोड्स होते हैं वो आपके पास l की वैल्यू के बराबर ही होते हैं। तो यानी कि इन सभी केसेस के अंदर जिसके अंदर हम लोग ग्राफ को प्लॉट किया है, इसमें एक बात ये कॉमन भी निकल कर आ रही है कि आपके पास यहाँ पर जो m की वैल्यू है ये आपके पास 0 है, m आपका यहाँ पर भी 0 है, m आपका यहाँ पर भी 0 है। लेकिन अगर मैं m को 1 की वैल्यू कर दूंगा, जैसे कि मैं y11 की बात करूंगा या फिर y21 की बात करूंगा, जब मैं इन फंक्शंस की बात करूंगा तो इन फंक्शंस के अंदर आपके पास ये इमेजिनरी पार्ट भी आएगा, और इस इमेजिनरी पार्ट को पिक्टोरियली दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से आप लोग नोड्स की पोजीशन को ही कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं y11 की, तो इसका फंक्शन क्या होता है, पास n इंटू में sin थीटा e रेज़ टू द पावर iota phi। तो यहाँ पे फंक्शन होता है। अगर मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि नोड कितने आपके पास होने वाले, क्योंकि यहाँ पर l की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, एक आपके पास कोई ना कोई नोड होना चाहिए। अब वो नोड आप लोग कैसे निकालोगे, फंक्शन को आप लोग 0 के बराबर पुट करोगे, तो n तो आपका 0 हो नहीं सकता, या तो sin थीटा 0 होगा या फिर आपके पास ये वाला पार्ट 0 होगा, e iota phi वाला। ये कब 0 हो सकता है, आपके पास ऊपर क्या बन जाए, पूरा की पूरा इनफिनिट बन जाए, यानी कि आपके phi की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। और phi 0 हो नहीं सकता, क्योंकि phi की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 0 से 2 पाई के लिए वेरी कर रही है। उसके बाद बात करते हैं sin थीटा की, तो sin थीटा 0 कब होगा, जब आपके पास एंगल क्या हो, 0 हो या फिर पाई हो। तो 0 भी आपके पास बाउंड्री कंडीशन है और पाई आपके पास क्या है, बाउंड्री कंडीशन है। थीटा आपका 0 से पाई के लिए वेरी करता है। तो आप लोग यहां से नोड नहीं
निकाल पा रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आपके पास यहां पर क्या है, एक नोड है। इसी बात को मैंने यहां पर लिखा हुआ है, जो बातें मैंने अभी आपको बोली है। इट इज इजी टू रिप्रेजेंट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन विद m is equal to 0, but pictorial representation of angular part of wave function with m is not equal to 0 is relatively difficult because it contains imaginary part. To represent these function pictorially we have to remove the imaginary part, जिसको remove करेंगे हम लोग बाद में। इस पार्ट को यहां से हम लोग क्या करेंगे, बाद में कंटिन्यू करेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ फीचर्स पढ़ेंगे ऑफ एंगुलर वेव फंक्शन के। इसके पार्ट को पढ़ने के लिए आपको रेडियल वाले पार्ट की भी जरूरत पड़ेगी, तो आपको वहां पर थोड़ा सा और पढ़ना है रेडियल वाले पार्ट के अंदर, उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ n, l और m क्वांटम नंबर्स। उसके बाद ही हम लोग अपने इस वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो यहां के बाद केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बाद वाला पार्ट जरूर देखना। उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि आपके फीचर्स क्या क्या हो जाते हैं एंगुलर वेव फंक्शन के। जो हमने पढ़ा है उसी को मैंने यहां पर एक पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। इन पॉइंट्स को याद रखना, आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो भी आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो फीचर नंबर 1 आपके पास यहां पर है, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज जनरली डिस्क्राइब्ड बाय एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन YLM। मैंने कहा था कि आप लोग अपने YLM को थीटा और y वेरिएबल से क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, YL और मैग्नीट्यूड ऑफ m इंटू में थीटा YM, और आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, फाई आ जाएगा। अगर आपको m की डायरेक्शन चाहिए तो आपको फाई के पास जाना पड़ता है। मैग्नीट्यूड तो आप लोग थीटा से भी निकाल सकते हो। थीटा पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन स्टेट्स ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ m, द डायरेक्शन ऑफ m इज जनरली स्टेटेड बाय YM फाई। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपके पास क्या है, फीचर नंबर 1 है। उसके बाद आगे चलते हैं, पढ़ते हैं फीचर नंबर 2 को। फ्रॉम द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y10 एंड y20 इट इज क्लियर दैट फंक्शन बिकम 0 1 time and 2 time respectively between the limits. It means number of angular node is dependent on L only, और फॉर्मूला के पास क्या हो जाएगा, number of angular node is equivalent to L के बराबर हो जाएगा। और रेडियल नोड का फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फॉर्मूला के पास क्या था, n माइनस का L माइनस का 1, यानी कि जो फॉर्मूला के पास था रेडियल नोड का क्या था, n माइनस 1 माइनस का L। ये कोरेस्पोंडिंग था रेडियल नोड्स के। उसको आपने पढ़ा अभी एंगुलर नोड, और इसके फॉर्मूला के पास क्या निकल कर आया, L के बराबर निकल कर आया। तो अगर आपको टोटल नोड्स निकालने तो क्या कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, क्या बन जाएगा, n माइनस का 1 बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है, ये रेडियल वाला भी आपको याद करना है, और एंगुलर वाला भी आपको याद करना है। तीनों के अंदर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। एंगुलर नोड आपके पास प्लेन की फॉर्म का भी हो सकता है और आपके पास कोन का फॉर्म का भी हो सकता है। तो y10 के लिए और y20 के लिए आप लोग याद रखना, क्योंकि उन्हीं के ग्राफ आप लोग पढ़ने वाले हो। बाकी ये हो जाएंगे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट आना शुरू हो जाता है। थर्ड फीचर पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन वी गेट मैथमेटिकल नंबर विद रेस्ट्रिक्शंस मींस क्वांटम नंबर्स। L की वैल्यू आपकी 0 से कहां तक वेरी कर सकती है, n-1 तक वेरी कर सकती है। L की वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं होती है। जो आपकी m की वैल्यू है या भी क्या होती है, 0 होती है, +-1 +-2, यानी कि +-L तक वो वेरी करेगी। तो ये चीजें भी आपको पता है, इनको आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो। जो आपके पास नंबर ऑफ एंगुलर प्लेन होने वाले आपके पास क्या होती है, वैल्यू ऑफ m के बराबर होगी, एक्सेप्ट m इज इक्वल टू 0। आप लोगों ने देखा जब आपके पास क्या था, y इज इक्वल टू क्या था आपके पास, lm। आप फंक्शन को लिखते हो, आप लोगों ने y10 को निकाला था, आप लोगों ने क्या निकाला था, y20 को निकाला था। उसके बाद क्या निकालते हो आप लोग, y11 को भी निकाल सकते हो, y21 को भी निकाल सकते हो। तो अगर आपसे पूछे कि आपके पास इन फंक्शंस के अंदर कितने एंगुलर प्लेन होने वाले हैं, तो उस केस में आपको क्या देखना है, वैल्यू m को देखना है। लेकिन याद रखना कि 0 वाले केस के लिए आप लोग नहीं देखते हो, क्योंकि 0 वाले केस के लिए आपको रिजल्ट क्या देगा, ये गलत देगा। अगर m 0 हो जाएगा तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपके पास क्या निकल जाएगा, एंगुलर प्लेन 0 निकल जाएगा। लेकिन आपने देखा है कि y10 के केस के अंदर आपके पास एक प्लेन निकल कर आ रहा था। तो m इक्वल टू 0 के लिए फॉर्मूले को मत लगाना, y11 के लिए निकाल सकते हो, y21 के लिए लगा सकते हो, y31 के लिए लगा सकते हो। बाकी सभी ऑर्बिटल्स के लिए, बाकी सभी फंक्शंस के लिए आप लोग इसको लगा सकते हो। m के लिए गलत देता है, m इक्वल टू 0 के अंदर भी आपके पास एक प्लेन होने ही वाला है। नाउ वी कैन राइट कंप्लीट वेव फंक्शन ऑफ एनी ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि 2p ऑर्बिटल का मुझे बताओ वेव फंक्शन, अगर आपका इलेक्ट्रॉन कहां पर है, +1 mth स्टेट के अंदर, यानी कि आपके n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। p दे रखा है, यानी कि p की आपके पास l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और आपकी m की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। आपको अपने फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा रेडियल वाले पार्ट के अंदर और किसके अंदर, एंगुलर वाले पार्ट के अंदर। यहां पर क्या हो जाएगा, RNL, यहां पर क्या हो जाएगा, YLM, यानी कि R21 और Y11 की आप लोग बात कर रहे हो। R21 को आप लोग निकाल चुके, क्या था आपके पास, कांस्टेंट था, R/A0 था, e⁻⁻⁻ R/A0 था। यह आपके पास पूरा क्या था, R21 था। इसकी वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो। उसके बाद Y11 की वैल्यू आप लोगों ने आज ही देखी है, कल के लेक्चर के अंदर भी देखी थी, n' sin θ e⁻⁵ तो इन सब चीजों को भी आप लोग निकाल चुके, यानी कि पूरे वेव फंक्शन को आप लोग आराम से अब लोग लिख सकते हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि 2p ऑर्बिटल का मुझे वेव फंक्शन बताओ, अगर आपका इलेक्ट्रॉन m इक्वल टू 0 वाली स्टेट के अंदर, यानी कि n की वैल्यू 2 होती है, l की वैल्यू 1 होती है, m की वैल्यू 0 होती है, तो आप लोग क्या लिखोगे, अपने फंक्शन को ब्रेक करोगे रेडियल पार्ट के अंदर, एंगुलर पार्ट के अंदर, RNL YLM, उसके बाद वैल्यू को पुट कर दो, R21 Y10, इनकी वैल्यूज आपको पता है। या आपके पास क्या होता है,
R21 होता है और y10 आपने क्या देखा था, कुछ कांस्टेंट इनटू में cos थीटा होने वाला है और कांस्टेंट की वैल्यू भी आप लोगों ने निकाल ली थी लास्ट लेक्चर के अंदर √3/4, तो उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपके पास क्या है, एंगुलर पार्ट है, आपके पास क्या है, रेडियल पार्ट है। तो रेडियल पार्ट भी हो गया, एंगुलर पार्ट भी हो गया, कंप्लीट वेव फंक्शन को आप लोग अभी लिखना सीख चुके हो। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं एक बार मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके और भी बच जाएंगे एंगुलर वाले पार्ट को, उसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ लेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ N, L और M। उसके बाद हम लोग आराम से उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है गेट 2014 का। क्वेश्चन क्या आपके सामने, आपको फंक्शन दिया हुआ है साइज इक्वल टू कांस्टेंट r इंटू में 6 माइनस ZR e रेज टू द पावर माइनस ZR अपॉन में 3 इंटू में cos थीटा इज प्रपोज्ड हाइड्रोजेनिक वेव फंक्शन वेयर Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, R इज इक्वल टू रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, थीटा इज इक्वल टू अजीमुथल एंगल एंड N इज कांस्टेंट। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर अबव फंक्शन इज। फंक्शन के अंदर आपको क्या गिवन है, रेडियल पार्ट भी गिवन है, आपको क्या गिवन है, एंगुलर पार्ट भी गिवन है। दोनों के फीचर्स की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। पहला आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास जो साइज इक्वल टू 0 इन XY प्लेन, देखिए आपके पास जो यहाँ पर फंक्शन गिवन है cos थीटा, ये आपको पता है कि आपके पास इसके लिए होता है वो y10 के लिए आपके पास निकल कर आया था। तो आपने वहां पर देखा था इसे ग्राफ के अंदर कि यहाँ पर आपके पास क्या था, XY प्लेन के अंदर आपके पास क्या निकलने वाला था, एक नोडल प्लेन निकलने वाला था। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको प्लेन मेंशन ना करे तो आपको वहां पर अपनी प्रिंसिपल एक्सिस क्या लेकर चलना है, Z एक्सिस लेकर चलना है और उसके अकॉर्डिंग आपने वहां पर क्या देखा था कि आपके पास XY प्लेन के अंदर क्या निकल कर आया था, एक नोडल प्लेन निकल कर आया था। तो आप लोग यहां से समझ गए हो कि आपका जो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ये ट्रू है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट आपके पास यहां पर क्या निकल कर आई है, 2 रेडियल नोड आर प्रेजेंट इन साइज के अंदर। इस फंक्शन के अंदर आपके पास क्या है, 2 नोड निकल कर आने वाले हैं। तो देखिए आपके पास यहां पर लिखा हुआ है नोड्स, जो रेडियल नोड, तो हम लोग क्या देखेंगे, रेडियल वाले पार्ट को देखेंगे। ये आपके पास क्या है, रेडियल वाला पार्ट है। यहां पर जो नोड है वो क्या बताएगा, जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो क्या बताता है, आपको नोड्स के बारे में बताता है। तो 6 माइनस का Z आज आपका 0 होगा, आपके पास क्या निकल आने वाला है, नोड निकल कर आने वाला है। यानी कि आपके पास क्या निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगी R की, जिसके ऊपर आपका फंक्शन क्या होने वाला है, 0 होने वाला है रेडियल पार्ट के कोरस्पॉन्डिंग। यानी कि रेडियल पार्ट के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास सिर्फ एक ही क्या है, रेडियल नोड है। यानी कि स्टेटमेंट आपके पास क्या है, यहाँ पर गलत है। अब जरा बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं क्या वो ट्रू है या नहीं। थर्ड स्टेटमेंट आपके पास क्या है, 1 एंगुलर नोड इज प्रेजेंट इन साइन। आपको पता है कि आपका साइड फंक्शन 0 हो जाता है इन XY प्लेन के अंदर। आपका फर्स्ट ऑप्शन अगर सही है तो आपका C भी सही होने वाला है, राइट। तो C भी आपका सही हो गया। उसके बाद द साइज ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन Z। तो ये चीज तो आप लोग पढ़ते हुए आए हो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को पढ़ते हुए, जब से आपने क्वांटम पढ़नी शुरू की है। यानी कि ये भी सही है, आपका जो ऑप्शन भी है यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। वो गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रेडियल नोड है। आपने निकाला कहां से है, ब्रैकेट वाली टर्म से निकाला, जो कहां से आती है, लुगेरे वाली टर्म से आती है। तो वो सब चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। अगर आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत आई है तो प्लीज आप लोग रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन को दोबारा से देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया हुआ है CSIR नेट 2017 का। क्वेश्चन क्या है, द अननॉर्मलाइज्ड रेडियल वेव फंक्शन ऑफ ए सर्टेन हाइड्रोजेनिक एटम आइगन स्टेट इज 6r माइनस का r स्क्वायर इंटू में e रेज टू द पावर माइनस r अपॉन में 3। आपको गिवन था कौन सा वाला पार्ट, यहां पर गिवन है आपको यहां पर रेडियल वाला पार्ट गिवन है। उसने पूछा क्या है, ए पॉसिबल एंगुलर पार्ट ऑफ आइगन स्टेट इज। उसने आपको दिया है रेडियल वाला पार्ट, वो आपसे क्या पूछ रहा है, एंगुलर वाला पार्ट। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आराम से विद इन 20 सेकंड ये आपके पास हो जाएगा। क्वेश्चन को करना कैसे है, फंक्शन आपके सामने है, जिस फॉर्म में आपने पढ़ा है उस फॉर्म के अंदर आप लोग क्या करें, इस फंक्शन को लेकर जाइए। कैसे लेकर जाओगे, r को कॉमन ले लिया, r इंटू में क्या बन जाएगा, 6 माइनस r e रेज टू द पावर माइनस r अपॉन में 3। और इस फॉर्म को हमने पढ़ा था कि जो आपके पास स्टार्टिंग वाली टर्म होती है, आपके पास कहां से निकल आती है, 2ZR अपॉन में n a नोट की पावर l से आती है। ये कहां से आती है, लघुरे से आती है। क्या आपके पास l नीचे क्या होता है, n प्लस l ऊपर क्या होता है 12 प्लस 1, और आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है। तो आपको अगर ये फॉर्म याद है तो आप लोग इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाओगे। r के ऊपर जो भी पावर है वो l के बराबर होती है। यहां पर पावर क्या, r के ऊपर सिर्फ 1 पावर है, यानी कि l की वैल्यू क्या हो गई, 1 के बराबर हो गई। अगर आपके पास l की वैल्यू 1 के बराबर है तो m की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और आपके पास 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। तीनों वैल्यू यहाँ पर क्या है, पॉसिबल है, और तीनों की कोरस्पॉन्डिंग आपको एंगुलर फंक्शन तो पता ही है। यानी कि तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकते हैं। लेकिन अब ऑप्शन को देख लो, यहाँ पर आपको क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर y10 वाला, यानी कि सिर्फ और सिर्फ cos थीटा वाला ही गिवन है। बाकी जो 3 फंक्शन यहाँ पर गिवन है इनमें से कोई सा भी नहीं है, यानी कि 3 फंक्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन तो करने हैं एंगुलर पार्ट वाले से। कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो कि मैं आपको आगे कराने वाला हूँ इसी कोर्स के अंदर। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर भी कर सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहाँ पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप RJ अकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन
फ़ोन पे कर सकते हो या फिर पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। एनी सपोर्ट इज़ एप्रिशिएबल गाइज, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।